आज देखिए, कल हम इथिलीन का हमने डिस्कस किया है। आज हम HMO थ्योरी अप्लाई करेंगे ब्यूटाडीन के लिए। ब्यूटाडीन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, जिस तरीके से इथिलीन के लिए किया था। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ब्यूटाडीन। तो ब्यूटाडीन में एक्चुअली 4 कार्बन एटम होते हैं और इस तरीके से दिखाया जा सकता है इसको, CH2, CH, CH और CH2। ये ब्यूटाडीन का हम स्केलेटन बनाने के लिए इसमें 4 कार्बन एटम ले लेते हैं और वही बिल्कुल रिपीट उसी तरीके से होता है, बस उसमें जैसे 2 कार्बन एटम थे, एक डबल बॉन्ड था, इसमें हम 2 मान लेते हैं कि 2 इथिलीन है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसमें। और दूसरा ये है कि हम सबसे पहले जब भी ब्यूटाडीन का जैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम इसके लिए जो इक्वेशन जो आपको मैंने वेरिएशन फंक्शन में बताई थी वो इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं और वो इक्वेशन है समेशन आई एन सी और ये जो है एच आर एस माइनस ई एस आर एस और ये जो है ए बराबर जी। ये हम सबसे पहले इसी से हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, इसी इक्वेशन से। तो 4 कार्बन एटम के लिए हम 4 इक्वेशन लिख लेंगे पहले। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन देगा, जैसे फर्स्ट के लिए जैसे हमारे पास क्या H, फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट कार्बन एटम। इधर का मत देखा करिए, इधर वही रिपीट होगा, इधर हम यदि ध्यान देंगे तो हमसे गड़बड़ हो जाएगी। ये SRS तो वही रिपीट होगा, ES11 प्लस ये C1 प्लस ये H फर्स्ट ऑर्बिटल सेकेंड कार्बन एटम माइनस ES12 C2 प्लस फर्स्ट ऑर्बिटल थर्ड कार्बन एटम, फर्स्ट ऑर्बिटल थर्ड कार्बन। इसको ध्यान नहीं देना है आपको, इस बार बिल्कुल S के नीचे वो उतार दीजिए जो इधर है, C3 प्लस फर्स्ट ऑर्बिटल फोर्थ कार्बन एटम ES14 और ये C4, दिस बराबर 0। अब दूसरे के लिए कैसे लिखेंगे, सेकेंड ऑर्बिटल फर्स्ट कार्बन एटम, इसको मत देखिए, बिल्कुल ये उतार दीजिए, C1 सेकेंड ऑर्बिटल सेकेंड कार्बन एटम ES, इसको मत देखिए, बिल्कुल ये उतार देना है, C2 प्लस सेकेंड ऑर्बिटल थर्ड कार्बन एटम C3 प्लस फोर्थ ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्बिटल फोर्थ कार्बन एटम माइनस ES24 C4 इज इक्वल टू 0। थर्ड के लिए थर्ड ऑर्बिटल फर्स्ट कार्बन एटम C1 प्लस थर्ड ऑर्बिटल सेकेंड कार्बन एटम। ऐसे हम जो है इस तरीके से हम बना लेते हैं, C2 प्लस 33 माइनस ES33 C3 प्लस H34 माइनस ES34 और ये C4 बराबर 0। और इसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिटल फर्स्ट कार्बन एटम C1 प्लस H42 माइनस ES42
C2 प्लस H4 3 माइनस ES4 C3 प्लस H44 माइनस ES44 C4 बराबर 0। तो ये हमें 4 इक्वेशंस मिल जाती हैं और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस जो है हम जो है डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम जैसे इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा 4 के लिए देखिए H11 माइनस ES11 H12 माइनस ES12 और ये है H13 माइनस ES13 और ये है फोर्थ हमारा H14 माइनस ES1। दूसरा ले लेते हैं हम H21 माइनस ES21 ES21 H22 माइनस ES22 H23 माइनस ES23 H24 माइनस ES24। तीसरे के लिए हमारे पास H31 माइनस ES31 H32 माइनस ES32 S33 माइनस ES33 S34 माइनस ES34 और चौथा हमारे पास क्या आ गया H41 माइनस ये क्या है फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। जब डिटरमिनेंट बनाते हैं तो इसको क्या कहने लगते हैं हम फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम इस तरीके से। और ये दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा कोफिशिएंट का आएगा C1 C2, ये आएगा C1 C2 C3 और ये C4। दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया, इस तरीके से मिल गया। अब देखिए हमारे पास कोफिशिएंट तो हमारे 0 हो नहीं सकते, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, ये एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट जो है कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, ये एलिमेंट का डिटरमिनेंट का 0 होगा। तो इसको हम जो है इसको यहाँ से हटा के सीधा क्या लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाए। फिर से लिखूँ मैं इसको, मैंने डायरेक्ट सी को कोफिशिएंट हटा दिए और ये बराबर कर दिया 0। अब देखिए आपको मैंने बताया था जब H R S, यदि R बराबर S है तो हम उसको कैसे कहते हैं, इंटीरियर कूलम बोलते हैं और अल्फा की वैल्यू देते हैं। और ये अल्फा जो है सभी के लिए, सभी कार्बन एटम्स के लिए बराबर रहता है। दूसरा हमने रेजोनेंस इंटीग्रल बोला था वो HRS, यदि H R बराबर S होता है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये H R बराबर S नहीं होता है तो हम उसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो ये हमारा रेजोनेंस इंटीग्रल है और ये हमारा कौन सा है, कूलम इंटीग्रल है। अब हम इनकी वैल्यू जो है
देखिए रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, H11 R बराबर S अल्फा माइनस ES11, यानी हमारी यहाँ ये ओवरलैप कूलम है। ओवरलैप कूलम के लिए मैंने बताया था क्रोनिकल डेल्टा R बराबर S के लिए वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, और क्रोनिकल डेल्टा में R बराबर S नहीं हो तो हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो ये ओवरलैप कूलम ओवरलैप इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो आपको क्या मिल गया, अल्फा माइनस ई। यहाँ से क्या मिल गया, H12, ये 1,2 है, 2 कार्बन एटम लिंक्ड हैं, इसका मतलब लिंक्ड है और डिफरेंट और आपस में एडजेसेंट कार्बन एटम है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, बीटा हो जाएगी, बीटा, दिस इज विल इक्वल टू बीटा। और ES12, तो S12 ये 0 हो जाएगा, ये E, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, B माइनस 0। S12 की वैल्यू मैंने बताया था, जब R बराबर नॉट S तो ओवरलैप इंटीग्रल विल बी 0, तो ये हो जाएगा B। अब थर्ड पे आइए, ये डिस्टेंट हो गए 1 और 3, एडजेसेंट नहीं रहे, एडजेसेंट नहीं रहे तो इसका मतलब ये कौन सा है, रेजोनेंस इंटीग्रल, जो कि बीटा से रिप्रेजेंट नहीं होगा बल्कि किससे रिप्रेजेंट होगा, 0 से रिप्रेजेंट होगा, तो ये होगा, तो ये भी मैंने बताया 0 से, तो यहाँ क्या आ गया 0। H14 डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी रेजोनेंस इंटीग्रल, जो कि बीटा से रिप्रेजेंट नहीं होगा 0 से, और ये भी 0 से, तो हमारा क्या आ गया 0। H21 यानी एडजेसेंट कार्बन एटम, रेजोनेंस इंटीग्रल, रेजोनेंस इंटीग्रल यानी बीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका बीटा से, माइनस ES21, ये 2 डिफरेंट हो गए, R बराबर नॉट S, इसलिए इस क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। H22 सेम, यानी अब यहाँ लगेगा अल्फा, क्योंकि R बराबर R है, अल्फा लगेगा, ये अल्फा, माइनस ES22, ये क्रोनिकल डेल्टा वैल्यू, तो ये हो गया अल्फा माइनस ईटा, अल्फा माइनस ई। H23 एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी रेजोनेंस इंटीग्रल, रेजोनेंस इंटीग्रल बीटा, तो आप जब भी ध्यान रखिए इधर बीटा आएगा तो ये डेफिनेटली 0 हो जाएगा। H24 डिस्टेंट 0। तीसरे पे आइए, 31 डिस्टेंट 0, इधर का ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये 0 हो ही जाएगा। 32 एडजेसेंट बीटा और ये 0, तो दिस विल बी बीटा। S33 ये अल्फा, S33 1, तो अल्फा माइनस ई, और S34 एडजेसेंट, एडजेसेंट है तो ये बीटा, वो क्या हो जाएगा 0। अब इस पे आइए, H41 डिस्टेंट 0, तो ये 0, H42 डिस्टेंट, तो ये 0, ES42 ये 0 हो गया। H43 नेबर, एडजेसेंट, नेबर है तो ये आपका रेजोनेंस इंटीग्रल है, रेजोनेंस इंटीग्रल है तो बीटा, मैंने कहा था ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, तो ये बीटा, और ये 44 यहाँ पे लगेगा अल्फा, अल्फा अल्फा आ गया, और ये माइनस S44, क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू जब R बराबर बस तो 1, तो अल्फा माइनस। ये इस तरीके से आपकी जो है हमने डिटरमिनेंट बना लिया। अब इस पूरे को हम यदि बीटा से डिवाइड कर दें, यदि इंटू 1 बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये हम 1 बीटा से यदि मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा क्या, अल्फा माइनस सी बाई बीटा, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, ये 1 और ये 0, और
ये हमारी 2 लाइन हो गई, इसलिए इन 2 लाइनों को हटा दें। अब हमारे पास थर्ड में क्या मिला, ये 0 मिल गया, बीटा 1 मिल गया और अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा मिल गया और ये 1 मिल गया बीटा से 1/। और अब देखिए ये क्या हो गया, 0, ये 0, ये 1 और ये अल्फा माइनस ई अपॉन, ये हमको मिल गया। तो ये यहाँ ये जो है इसकी जगह मैं सब x लिख देती हूँ। लेट अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इज इक्वल टू x। ये x हो गया, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया x और इसको हमने क्या लिख दिया, x। डायगोनल जो है हमारे सब एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो गए, x हो गए। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करने में हम इसे देखिए छोटा सा बना लेते हैं। सॉल्व करने के लिए x1 0 0 1 x 1 0 0 1 x1 और 0 0 1 x, इसको हमने जो है अब हटा दिया। इसकी वैल्यू हम जो है यहाँ लिखते चले जाएंगे। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया हमने यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट प्लस के साथ लिख लिया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ऑल्टरनेट साइन आता है। फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में जो माइनस ऑल्टरनेट साइन आता है तो आप जानते होंगे x। अब इस रो को और इस कॉलम को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, x1 0 1 x1 और हमारे क्या वाला 0 1 x, ये हो गया। अब ये लेते हैं, ये किसके साथ रखेंगे, माइनस साइन, बाहर क्या निकलेगा, 1 एलिमेंट निकलेगा। अब हम जो है इसको और इस रो को एंटरटेन नहीं करेंगे। इस रो को एंटरटेन नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 0 0 x1 और 0 1 x। फिर हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर 0, फिर हमारा क्या आएगा, माइनस, फिर हमारा आएगा 0। तो ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारा पहले रो में क्या आया, x। अब हम फिर इसको जब तक इसको ऐसे सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमारे 2/2 का डिटर्मिनेंट नहीं बन जाए। अब हमने फिर फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया तो ये और ये रो जो है नहीं काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, x² - 1, ठीक है। और ये हो गया। अब माइनस, अब ये लीजिए ये वाला, तो अब फिर हमारा ये आएगा -1। अब हम ये वाला कॉलम और ये रो एंटरटेन नहीं करेंगे तो ये 1 आ गया हमारा, 1 ये आ गया। और अब हम क्या रखेंगे, x - 1 x - 0 x - 0। अब ये हो गया माइनस माइनस। अब इसको करिए, ये 1 लिया हमने तो ये हमारा क्या आ गया, ये 1 है माइनस हमारा ये 1, और इसको करिए, अब इसको
फिर हमारा क्या आ गया, ये वाला 1 के बाद ये और ये जो है अब नहीं होंगे, ये 1 तो ये आ गया, और अब ये हमने फिर क्या निकाल लिया, ये 1 ले लिया, और अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0 0 बराबर जी। अब देखिए x ये बाहर ही रखा, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस आपको क्या मिलेगा, 1 का x करें माइनस x, ये मिल गया आपको, और माइनस ये है 1 1, आपको पहले ये खोलेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल गया इधर से। और अब देखिए इसको करिए, ये इसमें हो गया हमारा x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो बाहर है, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा जो है सॉल्व होके आ गया। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, तो x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने ब्यूटाडीन के लिए जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यदि हम इसको z को मान लें से एक्स स्क्वायर बराबर z, ये मान लें, तो हमारी ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, z स्क्वायर, तो ये बन जाएगी z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया। अब आपको मालूम है कि यदि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस सी बराबर 0 हो, तो हम जो है x कैसे निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम ये सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमारा जो है b जो है कितना, अब इससे कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो हाँ, ये वो माइनस बी कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हमारा जो है माइनस जो b बराबर है वो कितना है हमारा, -3 है, और ये जो है ए एक्स स्क्वायर है, a बराबर कितना है 1 है, और c बराबर हमारा कितना है 1 है। तो इस तरीके से जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस b है और ये -3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4, a1 है c1 है अपॉन 2 a1 है, a बराबर क्या है हमारा 1 है। अब देखिए हमारे पास ये x बराबर क्या है, 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। हम इसमें यदि 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 6 प्लस 2 प्लस माइनस 2 √5
अपॉन 4। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो एक हमारे पास बन जाएगी 6 प्लस 2√5 अपॉन 4 और एक हमारे पास बन जाएगी 6 माइनस 2√5 अपॉन 4। तो पहले हम इसका ले लेते हैं या इसी को ले लेते हैं हम। पहले हम कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं? 3 प्लस √5/2 ले लेते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको मिलेगा 6 प्लस 2√5 अपॉन 4। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 6 को 1 प्लस 5 प्लस 2√5 अपॉन 4। ये किसका हो गया? 1 प्लस 2√5 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इट इज 1 प्लस 2√5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है। ये x बराबर हमने z की वैल्यू निकली है। z क्या है हमारी? x स्क्वायर। ठीक है, नहीं 2√5 ये है 1 प्लस 2√5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस हाँ यस 1 प्लस √5 अपॉन 2। हाँ, क्योंकि ये √5 और 2 इंटू 1 इंटू √5, तो 1 प्लस √5 होल स्क्वायर। थैंक यू। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये x की वैल्यू निकल आई हमारी। ये z की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है? ये आई है 1 प्लस √5 अपॉन 2 होल स्क्वायर। और हमने z क्या माना है? z माना है हमने x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है? 1 प्लस √5 अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसलिए x बराबर हमारे पास क्या हो गया? प्लस माइनस 1 प्लस √5 अपॉन 2। ये आ गया। तो हमारे पास एक x की वैल्यू क्या होगी? प्लस 1 प्लस √5/2 और एक x की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस 1 प्लस √5/2। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास एक वैल्यू जो है, ये जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 1.618 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1.618। तो आपके पास एक x की वैल्यू, जिसको एक x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? प्लस 1.618 और एक x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1.618। ये इस तरीके से आपको x की दो वैल्यू मिल गई। अब देखिए दूसरा लेते हैं। किसके साथ लेते हैं? ये तो हमारा था हमने जब लिया था, हमने लिया था 3 प्लस के साथ लिया था, प्लस माइनस था हमारा। तो अब हम किसके साथ लेते हैं? 3 माइनस ये √5 अपॉन 2। ये हमारे किसकी वैल्यू चल रही है? हमारी z की वैल्यू चल रही है। फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए 6 माइनस 2√5 अपॉन 4। इसको कैसे लिख लेंगे? वही 1 प्लस 5 माइनस 2√5 अपॉन 4 और ये हमारा किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस √5 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो z यानी z हमने क्या माना? x स्क्वायर। यदि हमारा है 1
माइनस रूट 5/2 होल स्क्वायर, तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी फिर अगेन प्लस माइनस 1 माइनस रूट 5/2 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 उसमें से घट जाएगा, x स्क्वायर x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये x स्क्वायर है, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा ये x स्क्वायर की वैल्यू है तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस रूट 5/2 ये आएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो नेचुरली 0.61 में 1.618 में से ये जो है तो आपकी जो थर्ड वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी 0.618 और एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस 0.618। तो इस तरीके से 4 कार्बन एटम है हमारे पास, आपको x की भी 4 वैल्यू मिली। ये वैल्यू जो है एक्चुअली एनर्जी की वैल्यू है, क्योंकि हमने x किसको माना है, हमारे पास हमने किसको माना था, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इज इक्वल टू x, इसलिए अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू x बीटा, और हमारा आ जाएगा ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस x बीटा। अब देखिए हम जो है वैल्यूज रखेंगे, जब माइनस x होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब प्लस x होगा तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हम रखते चले जाते हैं, जैसे E रखें, और हम जो है इसलिए हमें x को वैल्यू नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम जो सबसे कम वैल्यू होगी एनर्जी की उसको हम E1 देंगे, और वो हम हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा या phi1 हो जाएगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा वेव फंक्शन कौन सा होगा, phi1। तो अब हम देखें E यदि प्लस 16.1 के साथ माने, x बराबर हम क्या मान रहे हैं, ले रहे हैं प्लस 1.618, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास देखिए क्या आएगा, E बराबर क्या होगा, अल्फा माइनस ये x कितना है हमारा 1.618 बीटा। तो हमारी E की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा माइनस 1.618 बीटा। से हम इसको नंबर दे ही देते हैं, ये E1 है, ये किसके साथ की है, ये x1 के साथ की है। अब हम देते हैं ये E1 मिल गया हमें, तो E1 यहाँ लिख लेते हैं, E1 बराबर है हमारा अल्फा माइनस 1.618 बीटा। ये किसके साथ है, हमारा x1 के साथ लिख लेते हैं। तो ये हमें मिली है E1 जो है x1 के लिए, ऐसे लिख लिया। अब हम लेते हैं इसको x2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं, बाद में फिर चेंज कर लेंगे, जो लोएस्ट एनर्जी होगी उसको हम x1 दे देंगे। अभी आसानी से सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर ले रहे हैं। अब हमारा आता है फॉर्मूला, तो हमारा यही रहेगा। अब हम लेते हैं E2 हमारा क्या है, अल्फा माइनस x बीटा। E2 अल्फा माइनस x कितना है अब हमारा, माइनस 1.618
माइनस 1.618 बीटा। तो हमारी ये E2 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस 1.618 बीटा। तो ये हम E2 की वैल्यू मान लेते हैं और ये किसके साथ है, X2 के साथ है, और ये हमारी है अल्फा प्लस 1.618 बीटा। ये हमारी E2 निकल आई। अब इसी तरीके से हम E3 निकालेंगे। E3 किसके लिए है, X3 के लिए है। तो ये हो जाएगी हमारी E3 अल्फा माइनस 3 कितना है 0.618, तो यहाँ डालेंगे आप 0.618 बीटा। इसका मतलब अल्फा माइनस 0.618 बीटा। तो E3 आपके पास कितनी आ गई, जो कि किसके लिए है, X3 के लिए है। ये कितनी आ गई, अल्फा माइनस 0.618 बीटा। अब आप फोर्थ ले लीजिए, फॉर्मूला यही रहेगा। फोर्थ के लिए X4 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.618 बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस 0.618 बीटा। ये क्या आ गई, E4 जो आ गई हमारे किसके लिए आ गई, X4 के लिए आ गई, और ये वैल्यू आ गई अल्फा प्लस 0.618 बीटा। ये देखिए हमारे पास 4 एनर्जी लेवल की वैल्यू निकल आई। अब हमको ये देखना है कि सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है। तो ये हम हटा देते हैं। तो देखिए हमारा पहला है क्या, X1 वाला। X1 के साथ जो है हमारी वैल्यू कितनी आई है, E1 कितनी है हमारी, अल्फा माइनस 1.618 बीटा। अब बीटा और अल्फा नेगेटिव होते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस और बीटा माइनस बीटा, ये हो जाएगा प्लस 1.618 बीटा। या इसको देखिए ऐसे करते हैं, ये क्या होगी हमारी, अल्फा हो गया और माइनस, और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव ही रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, या इसको ऐसे ही रखिए 1.618। इसको देखिए क्या करेंगे, हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 1.618 बीटा। इसका मतलब नेगेटिव में से जो है हमारी प्लस घट रही है। दूसरे के लिए हम देखते हैं X2 बराबर E2, ये बराबर हमारी कितना है, E2 बराबर है अल्फा प्लस 1.618 बीटा। ये तो हमारी वैल्यू कितनी है, माइनस है, और ये भी हमारी कैसी वैल्यू होगी, माइनस। ये हमारी कैसी थी, माइनस, और ये प्लस। तो ये हमारी कैसी है, ये हमारी है माइनस 1.618 बीटा। ये माइनस के साथ आएगी, बीटा है। तो इसी तरीके से E3 देखते हैं। E3 हमारे किसके लिए देखते हैं, X3 के लिए। E3 हमारी कितनी है, अल्फा माइनस 0.618 बीटा। तो बीटा बीटा नेगेटिव होगा, तो ये हमारे को कौन सी दे देगा, अल्फा प्लस दे देगा। ये दिस विल गिव यू, यदि हम बीटा नेगेटिव रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस, और
ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से E4 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा नेगेटिव है तो 0.618 बीटा। तो ये अब देखिए, आप हम वैसे बीटा की वैल्यू नहीं रखते, डायरेक्ट हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो चलिए, ये हमारा माइनस पॉइंट है, ये हमारा प्लस पॉइंट है, तो माइनस में से बड़ा प्लस घट रहा है, ये जो है वैल्यूज होगी लेस नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी मान लीजिए। और माइनस, ये माइनस दोनों जुड़ रहे हैं, ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसमें से माइनस में से एक प्लस घट रहा है तो ये वैल्यू कम नेगेटिव। ये माइनस माइनस दोनों जुड़ रहे हैं तो ये मोर नेगेटिव होगा। अब इसमें से आइए, ये माइनस है, अल्फा कैसा है, माइनस है, इसमें से ये प्लस घट रहा है, इसका मतलब ये कम होगा। अब इसमें से हमें ये वैल्यू मालूम नहीं है, तो ये प्लस भी हो सकती है अगर ये छोटा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ये वैसे अल्फा की वैल्यू बहुत से जीरो होती है ऐसा बताते हैं, तो ये प्लस में से ये हमारा, तो ये पॉजिटिव हो गई, ये वैल्यू हमारी, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, और ये दोनों हमारी नेगेटिव हो गई। और ये अल्फा माइनस ये, तो ये भी नेगेटिव है, और प्लस ये भी नेगेटिव है, तो ये भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी हमारी, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, उससे नंबर पे ये पॉजिटिव है, फिर उससे कम नेगेटिव ये है, और फिर उससे सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव हमारी ये है। तो x2 को हम क्या दे देते हैं, नंबर 1, क्योंकि सबसे मोस्ट नेगेटिव ये है। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सी नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव आई है, तो E4 को हम क्या नंबर दे देते हैं, E2, यानी किससे कैलकुलेट होके आई है, ये x4 से। ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें हमें वेव फंक्शन में भी काफ़ी मदद मिलती है कि E2 किससे कैलकुलेट आया है, x4 से। अच्छा, E3 हमारा x3 से ही होके आया है, ये हमारा ये नंबर 3 पे रहेगा, ये E3 पे रहेगा ये हमारा, और ये हमारा जो है E4 हो जाएगा। सबसे कम एनर्जी, फिर उससे कम E3 एनर्जी। E3 की कितनी एनर्जी है हमारे पास, अल्फा माइनस 0.618 बीटा। तो यदि बीटा की रखें तो हम जैसे वैल्यू रख देते हैं इस तरीके से, अब हम इसमें नहीं बता रहे हमें। अब हमें मिल गया सबसे ज़्यादा कि हमारी ये वैल्यू जो है सबसे ऊपर रहेगी, फिर हमारी E3 रहेगी, फिर हमारी रहेगी ये वाली रहेगी, और फिर हमारी ये रहेगी। तो किस तरह एनर्जी लेवल बनाए, देखिए एनर्जी लेवल के लिए जगह हम कहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज x1, नहीं दिस इज x4, दिस इज x1, दिस इज x3 एंड दिस इज x2। तो यहाँ पर ये हमको मिली है किससे, x4 मिला है हमें, वैल्यू से मिला है x1 से, x4 वैल्यू मिली है। चलिए तो हमारा जो एनर्जी लेवल बनेगा, देखिए एनर्जी लेवल जो बनेगा हमारा, ये अल्फा, जो कि ये अल्फा देगा, और ये हमें 2 एनर्जी लेवल नीचे मिलेंगे और 2 एनर्जी लेवल हमको ऊपर मिलेंगे। तो जब हम हमारा फॉर्मूला क्या है,
देखिए अब हम करते चले जाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, E बराबर अल्फा माइनस एक्स बीटा, ये हमारा फॉर्मूला। अभी हम बीटा की वैल्यू नहीं रख रहे, हमने निकाल लिया कौन सा मोड नेगेटिव है। तो अब हम सबसे पहले अल्फा माइनस, ये हम लिखेंगे प्लस 1.618 बीटा। तो ये हमारी क्या निकल आएगी, अल्फा माइनस 1.618। ये हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी की है, तो ये कहाँ जगह लेगी हमारी, ये अल्फा माइनस 1.618 बीटा। ठीक है, हमारी सबसे कम एनर्जी ये है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला कौन सा रहेगा, अल्फा माइनस एक्स बीटा बराबर अल्फा माइनस एक्स कितनी है, माइनस 1.618 बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1.618 बीटा। तो ये हमारी आ गई एनर्जी सबसे कम की, सॉरी ये अल्फा। तो ये है E1, दिस इज, ये E4 है, this is E4, this is E3, this ये 0 and this is E2 and this is E1। तो E1 की हमने कितनी निकाल ली है, अल्फा प्लस 1.618 बीटा। ऐसे ही हमारा ये वाला नेगेटिव पोर्शन है, तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 0.618 बीटा। और ये 0 है अल्फा, और E3 हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 0.6.1 बीटा। तो इस तरीके से ये हमको जो है 4 एनर्जी लेवल मिल जाएंगे, 1 2 3 4। जो हमारी एक 4 एनर्जी लेवल हैं जो E4, E3 और E2 और E1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखिए नेचुरली इनके फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन भी होगा। तो वेव फंक्शन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, phi1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम phi2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके वेव फंक्शन को हम phi3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके वेव फंक्शन को हम phi4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ये 4 एनर्जी लेवल निकाल लिए। अब हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारी 4 ऑर्बिटल हैं, 4 एनर्जी लेवल आ गई, ये 0 की है और ये। तो यदि हम बनाएं, यदि हम इसे, तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये 0 का हो गया और ये इस तरीके से, ये हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा ये E1, ये E2, 0, E3 और ये E4। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो हमारे पास 2 इसमें चले जाएंगे और 2 इसमें चले जाएंगे। हमारी E3 यानी phi3 और phi4, ये 2 ऑर्बिटल हमारी कैसी रहेंगी, खाली रहेंगी, जिनकी एनर्जी कितनी है, E3 और E4। ये हाई एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं। तो हमारे जो देखिए ब्यूटाडीन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल किस में जाएंगे, phi1 और phi2 में, जिसकी एनर्जी कितनी है, अल्फा प्लस 1.618 और अल्फा 0.618, इनकी इन दोनों की माइनस। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया एनर्जी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इसके वेव फंक्शन के लिए। ये हम
इसलिए रख ले रहे हैं क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए होगी जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे, किसके लिए, वेव फंक्शन के लिए निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट आता है वेव फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। वेव फंक्शन में हमें ध्यान रखिए कि हम कोफिशिएंट भी साथ लेते हैं। तो हमारा जो अब दोनों में डिटर्मिनेंट लेंगे हम। एक डिटर्मिनेंट तो हमारा कितना था, C1, C2, C3 और ये C4, और ये कैसा था हमारा X बीटा 0, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम देख लेते हैं हमारा कितना है। ये हम डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। हम ये जो हमारा आया है, तो हमारा आया है x1, ये x1 0 0 1x 1 0 0 1 x1 और 0 0 और 1x, ये हमारा जो है डिटर्मिनेंट हो गया। ये दोनों, अब इसमें देखिए हमें चूंकि वेव फंक्शन चाहिए तो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो क्या करते हैं, एक कॉलम पूरी रो के साथ कर देते हैं, फिर दूसरी रो से फिर कॉलम, फिर तीसरी रो से फिर कॉलम, और फिर चौथी रो से फिर कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस कॉलम से जब तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक कि पूरे कॉलम के एलिमेंट्स वो नहीं हो जाएं। तो देखिए C1x प्लस C2 प्लस 0 प्लस 0, ये बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 1। अब C2 लीजिए, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को हम इन चारों से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3 और ये ले रहे हैं ना, और प्लस 0, ये हो गया। अब हम तीसरी रो को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 हो गया, और ये हो गया हमारा C2 प्लस ये हो गया C3x और ये हो गया हमारा प्लस C4, ये बराबर 0। ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी। अब हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, C4 की। तो C4, हाँ, मैं हमारा C1 से शुरू करेंगे। C1 0 प्लस C2 0 प्लस C3 और प्लस C4x, ये बराबर। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हमें कोफिशिएंट निकालने के लिए। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम इनको हटा सकते हैं, हमारा इनका काम हो गया। अब हम जो है एक एक करके ये कर लेंगे, और ये वैल्यू हम जो है इधर रखते चले जाएंगे। हमारी जो C1 C2 की वैल्यू आएगी वो हम कहाँ रखते चले जाएंगे, इधर। इसके लिए हम दूसरा कॉलम बना लेते हैं। यहाँ इधर हम जो है कौन से रख लेंगे, कोफिशिएंट्स की वैल्यू हम इधर रखते चले जाएंगे। हमारे पास क्या आया है, C1। पहले हम कौन सी वैल्यू के लिए निकालेंगे, लेट x बराबर हमारा कितना है, हमारी सबसे लोएस्ट एनर्जी किससे बनी है, सबसे लोएस्ट एनर्जी बनी है हमारी इससे, तो हम इसी के लिए ले लेते हैं। और बाकी का सब जो है एक का समझा देंगे, बाकी ऑर्बिटल्स जो है आप खुद निकालिए।
तो हम रख लेते हैं x1 की वैल्यू कितनी हमने मानी है, -1.618, क्योंकि हमारा क्या है देखिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा बराबर x था, तो अल्फा माइनस बी ई बराबर क्या था, बीटा x था, तो हमारा e बराबर कितना था, अल्फा माइनस बीटा x था। तो हमारी प्लस की जो वैल्यू थी e वो किससे आई थी, अल्फा माइनस x से आई थी। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, नंबर 1 के लिए हमारे लिए ये जो वैल्यू है ये x1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x4 की तरह बिहेव करेगा, ये हमारा x3 की तरह बिहेव करेगा, और ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, x2 की तरह। x1 x2, तो हम x1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, व्हेन x बराबर 1.618, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। c1x, ठीक है, c1 माइनस 1.618 प्लस c2 बराबर 0। तो हमारा क्या आ गया, -1.618 c1 बराबर -c2, देयरफॉर ये हो गया हमारा c2, ये किसकी वैल्यू आ गई, c2 की। तो हम यहाँ रख सकते हैं c2 बराबर हमारा कितना आ गया, 1.618 c1, ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली। अब हमको c2 की मिल गई वैल्यू। अब देखते हैं इधर आते हैं, c2x का इधर है, तो हम c1 के टर्म्स में आइए, तो हम इधर देखते हैं क्या चलता है। हम इधर ले लेते हैं c1 प्लस c2x प्लस c3 बराबर 0। तो हम c1 को एक तरफ ले सकते हैं, तो हमारे पास c3 क्या हो गया, -c1 -c2, और हमारा क्या है c2x माइनस c2x, यस थैंक यू, -c1 है हमारा -c1, और माइनस c2x कितना है हमारा, c2 कितना है हमारा 1.618 c1 है, और x की वैल्यू हमारी कितनी है, -1.618। ये इस तरीके से है हमारी वैल्यू। तो हमारी जो c3 की वैल्यू आ गई वो -c1, और इसमें जो वो हैं बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे, इनको स्क्वायर करेंगे तो 2.618 आएगा, और इनको जोड़िए तो हमारा आएगा -2.618 c1। तो हमारा लगभग ये इतना आ गया। इतने में से ये हमारा माइनस माइनस प्लस नहीं, ये क्या हो गया -c1, और c2 की वैल्यू हमारी कितनी 1.618 c1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन है ये, तो ये हो गया प्लस। दिस इज मल्टीप्लीकेशन नॉट एडिशन, दिस इज प्लस। तो हमारी c3 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज, इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो हमारी कितनी आएगी 1.618 c1, और c2 हमारा कितना था, c3 हमारा कितना था, c3 आ गया 1.618 c1। यहाँ से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट c2 बराबर c3, ये आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये हमारा आ गया, ये हमारे पे दोनों वैल्यू हैं, c3 की c2 की,
अब हम आते हैं, बढ़ते हैं और आगे, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। C2 बराबर C3 निकल आया। यहाँ पे आइए हम C3 प्लस C4x इज इक्वल टू 0 और C3 बराबर माइनस, हमारा ये हो गया C4x बराबर हम क्या लिख लेंगे, माइनस C3, और C4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस C3 अपॉन x, माइनस C3 माइनस, और C3 की वैल्यू कितनी है 1.6 माइनस 1.618 C1, और हमारी x की वैल्यू कितनी है माइनस 1.618, ये वैल्यू निकली। तो हमारा ये हो गया, इसका मतलब C1 बराबर हमारा क्या निकल आया, C4 निकल आया। तो एक रिलेशन आपके पास आ गया, C1 इज इक्वल टू C4। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने सभी C2, C3, C4 सभी को C1 के टर्म्स में निकाल लिया है। अब हम जानते हैं, आपको एक जो एजम्पशन है हकिल मॉलिक्यूलर थ्योरी का, वो एजम्पशन क्या है कि C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, C1 स्क्वायर, C4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C1 स्क्वायर, C2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1.618 C1 होल स्क्वायर, और ये हो गया, और C3 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं 1.618 C1 होल स्क्वायर। तो जब आप ये 2C1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब करेंगे आप, तो हमको जो C1 की वैल्यू मिलती है वो हम देख लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। तो ये आप खुद कैलकुलेट भी कर लीजिए, और हम देख के बता देते हैं कि C1 की वैल्यू जो है कितनी आ रही है। ये C1 की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 0.372। दिस इज द वैल्यू 0.372। C1 कितना आ गया 0.372। अब देखिए आपके पास सब आ गए, ये आ गया तो इसको हटा सकते हैं। अब हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू निकल आई। C1 जो हमारा 0.372 है, तो C2 कितना है, C2 है हमारा 1.618 C1। तो हमारा 1.618 मल्टीप्लाइड बाई 0.372, ये किसके बराबर है ये भी देख लेते हैं हम। ये हमारा आता है 1.618.372 बराबर आता है 0.602। दिस इज 0.602। हमें तो हो गया काम हमारा। C1 बराबर किसके है, C4 के है। C2 बराबर किसके है, C3 के है। तो हमारी वैल्यू क्या निकल आई, C1 बराबर C4, ये कितनी है 0.372, और C2 बराबर C3, ये हमारी वैल्यू कितनी है 0.60। अब हम आराम से उस सबसे लोएस्ट एनर्जी वाली जो ऑर्बिटल है, वो हमारे किन एटॉमिक 4 पाई एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है। और देखिए चारों ऑर्बिटल में हमारे C1, C2, C3, C4 लगेंगे, क्योंकि चारों ऑर्बिटल में हमारे चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन रहता है।
क्योंकि हमने एजम्पशन माना है कि जो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका जो वेव फंक्शन है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास ये वैल्यूज निकल आई, देखिए। तो अब हम देखिए लिख सकते हैं आराम से, हमारी जो वैल्यू आएंगी फाई वन जो ऑर्बिटल बनेगा वो हमारा बनेगा C1F1 प्लस C2F2 प्लस C3F3 प्लस C4F। C1 हमारा कितना है 0.372 F1। C2 हमारा कितना है 0.602 F2। C3 हमारा कितना है 0.602 F3 और ये हमारा कितना है 0.372 F। ये हमारी देखिए आराम से हमारी और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हमको 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती हैं। जब हमारे 4 पाई एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो हमको कौन कौन सी मिलती हैं फाई 2 और फाई 3 और ये फाई 4। लेकिन बेचारी हमारी फाई 3 और फाई 4 जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो खाली हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स गए नहीं हैं। तो ये हमारी जो हैं खाली हैं। ये हमारे चार्ज डेंसिटी में हमें कोई कोऑपरेट नहीं करेंगी। ये हमें बॉन्ड ऑर्डर में देखना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर में क्या रहता है हमारा, अभी आपको समझाएंगे। तो हमारी फाई 1 निकल आई। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मैं इसमें से देख के लिख दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमें बॉन्ड ऑर्डर में और चार्ज नंबर में हमको कैलकुलेट करने की जो ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कि मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं इसमें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जो है डायरेक्ट रख देते हैं इसकी वैल्यू। ये हमारा दो नंबरों में घूमता रहता है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने की। ये जो है आप देखिए सिर्फ 2 नंबरों में घूमेगा। ये यहाँ पर आ जाएगा 0.602 F1 प्लस 0.372 F2 प्लस ये है माइनस, ये फाई 1 की हो गई ना, ये फाई 1 की हो गई, और माइनस 0.372 F3 और प्लस ये भी माइनस है, माइनस 0.602 F4। ये हो गया। फाई 3 में देखिए 0.602 F1 प्लस ये है माइनस 0.372 F2 माइनस 0.372 F3 और प्लस 0.602 F4। इन्हीं 2 नंबर में घूम रहे हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 0.372 F1 माइनस 0.602 F2 प्लस 0.602 F3 और ये है माइनस 0.372 F4। अब मेरा ख्याल है हमारा उधर का काम शायद हो चुका, तो हम उसको हटा सकते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी चार्ज नंबर या चार्ज डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर, इन सब को निकालने के लिए। हाँ, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो हम कॉपी में से देखेंगे। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं।
देखिए कि हमारी जो 3 और 4 ऑर्बिटल है वो हमारी खाली ऑर्बिटल है। तो अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं चार्ज डेंसिटी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए इस पे लिखा हुआ है QR। QR का मतलब है R कौन सा कार्बन एटम नंबर है। आप नंबर 1 कार्बन एटम पे चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, या नंबर 2 पे, या नंबर 3 पे, या नंबर 4 पे। तो यहाँ QR जिसका हम दिखाते हैं, ये समीशन होता है J। ये J डिनोट कर रहा है ऑर्बिटल नंबर, और NJ डिनोट कर रहा है उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो CJR स्क्वायर, ये हमें इस R वही एटम नंबर है और J जो है हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जितनी एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी वो हम जोड़ते चले जाते हैं। तो मान लीजिए यदि हमें फर्स्ट कार्बन एटम पे नंबर देखना है कितना चार्ज है, तो देखिए फर्स्ट कार्बन एटम पे हमारे 5 का होगा, मान लीजिए 5 C1 का होगा, और दूसरे के भी C1 का होगा, तीसरे के भी C1 का होगा, और चौथी ऑर्बिटल के भी C1 का होगा। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, केवल हम इन 2 ऑर्बिटल के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। देखिए हमारे पास जो चार्ज आएगा वो इस तरीके से आएगा। मान लीजिए पहली ऑर्बिटल है, उसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। CJR फर्स्ट कार्बन एटम और फर्स्ट ऑर्बिटल, ये हमारी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्बिटल, और फर्स्ट कार्बन एटम के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिटल और फर्स्ट कार्बन एटम का स्क्वायर कितना है हमारा, 0.372 होल स्क्वायर, करेक्ट। अब प्लस समीशन है J पे ऑर्बिटल पे, तो हमारा 5 फर्स्ट कार्बन एटम, फिर वही है ना फर्स्ट कार्बन एटम, R तो हमारा फर्स्ट 1 ही रहेगा। फर्स्ट कार्बन एटम पे अब हमारी ऑर्बिटल कौन सी हो गई, सेकंड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट कार्बन एटम पे सेकंड ऑर्बिटल के फर्स्ट कार्बन एटम का ये वाला हमारा कोफिशिएंट, ये चार्ज होगा, तो ये हो गया 2 × 0.602 होल स्क्वायर। इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1 आना चाहिए, देखते हैं कितना आ रहा है। चार्ज हमारा आ रहा है इस पे, चार्ज डेंसिटी जो आ रही है that is this is ये इसमें कैलकुलेट नहीं करिए। चलिए अब हमारा ये हो गया फर्स्ट कार्बन एटम दोनों के लिए, करेक्ट, दूसरी ऑर्बिटल के फर्स्ट कार्बन एटम और हमारा ये, और अब दूसरा इसी तरीके से हम हमारे पे 2 ऑर्बिटल हैं। अब हम 2 ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल में अब कार्बन एटम हमारे 2 होंगे, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिटल के फर्स्ट कार्बन एटम का और फर्स्ट ऑर्बिटल के सेकंड ऑर्बिटल के फर्स्ट कार्बन एटम का जो स्क्वायर चार्ज। अब हम लेते हैं कहाँ लें, हाँ इसलिए बता देते हैं, ये हमारा क्या वैल्यू आ गई, 2 × 0.372 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 0.602 होल स्क्वायर। ये तो हमारा कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 2 पे लेते हैं। तो अब हमारा क्या बदल जाएगा, R बदल जाएगा, 2 हो जाएगा, करेक्ट। और ऑर्बिटल हमारी जैसे 2 हो जाएगी। तो 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिटल में फर्स्ट कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन, सेकेंड ऑर्बिटल में सेकेंड ऑर्बिटल, ये हमारी कौन सी है, सेकेंड ऑर्बिटल में हमारे कौन से कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं हम, सेकेंड कार्बन एटम का। दिस इज सेकेंड उसमें फर्स्ट, पहले फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट J बराबर 1, फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन से कार्बन एटम नंबर का, कार्बन एटम नंबर 2 का कंट्रीब्यूशन। तो 2 का कंट्रीब्यूशन यानी पहली ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और सेकंड कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 इंटू 0.602 होल स्क्वायर प्लस। अब सेकंड हो गई एक ऑर्बिटल, क्योंकि समीशन किस पे, ऑर्बिटल पे। J बराबर 2 हो गया, एंड J यानी सेकंड ऑर्बिटल में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकेंड ऑर्बिटल के सेकेंड कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन, सेकेंड ऑर्बिटल के सेकेंड कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.372 होल। तो देखिए ये जो है हमारा इसमें भी 1 आता है, ये भी 1 आएगा, और हमारा ये भी 1 आएगा। इसका मतलब जो है हमारा जो है चार्ज जो है 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब उसमें जो हमारे चारों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे इन दोनों ऑर्बिटल्स पर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरीके से हम जो है चार्ज कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल में सारे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो फर्स्ट कार्बन एटम का हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ R जो है एक कोई दिखा पाएंगे फर्स्ट कार्बन एटम पे फर्स्ट ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ऑर्बिटल जब होगी तो पहले कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन होगा हमारा, फिर ऑर्बिटल बदल जाएगी तो दूसरे ऑर्बिटल पे फर्स्ट कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन, फिर तीसरी ऑर्बिटल में फर्स्ट कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन, फिर चौथी ऑर्बिटल में फर्स्ट कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन, फिर हम उनको जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ हमारी चूंकि तीसरी और चौथी ऑर्बिटल्स खाली हैं, इसलिए हमने उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी में उसका कंक्लूजन नहीं लिया। जैसे हमने इर्दगिर्द में केवल फर्स्ट ऑर्बिटल ली थी, सेकंड ऑर्बिटल खाली थी, इसलिए उसका हमने चार्ज में कंट्रीब्यूशन नहीं इंक्लूड किया था। तो ये हम इस तरीके से हम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब आता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। चलिए इसमें से देख लेंगे हम। वैसे तो 2 ही वैल्यूज हैं, ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, पर 2 वैल्यूज हैं हमारी। अब हम देखिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हमारा बॉन्ड ऑर्डर चूंकि 2 एटम के बीच में होता है तो उसको हम दिखाते हैं या तो P पहले और दूसरे के बीच में है, या पहले दूसरे और तीसरे के बीच में है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, समेशन वैसा ही होता है J एन जे, इसमें CJR फर्स्ट ऑर्बिटल का rth कार्बन एटम एंड CJS
ये है हमारा jth का ऑर्बिटल का s मतलब sth कार्बन एटम। अब हमें मान लीजिए p12 का निकालना है, p12 का निकालना है, ये बाद में बताएंगे। p12 का निकालना है तो हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल लें यदि, तो हम क्या देखेंगे n1। हमारी इसमें कितनी ऑर्बिटल है n1, और हमें ऑर्डर लेना है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में हमको ऑर्डर लेना है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल Cj, फर्स्ट ऑर्बिटल फर्स्ट कार्बन एटम, Cjs फर्स्ट ऑर्बिटल और हमारा सेकंड कार्बन एटम। ये हो गया, क्योंकि हम 1 और 2 के बीच में ले रहे हैं। देखिए तो हमें दो ही ऑर्डर चाहिए। अब प्लस सेकंड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये n2 से दिखाएंगे। Cgr सेकंड ऑर्बिटल फर्स्ट कार्बन एटम, C सेकंड ऑर्बिटल सेकंड कार्बन एटम। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर कौन सा तैयार हो गया, p12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं फर्स्ट ऑर्बिटल में, 2। C11 C फर्स्ट 5-1 में हमें किसका देखना पड़ेगा, C1 का कंट्रीब्यूशन, जो कितना था 0.372 स्क्वायर तो है ना यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई C12। फर्स्ट ऑर्बिटल में सेकंड कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन कितना था 0.602। इस तरीके से कैलकुलेट, प्लस n2 दूसरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। सेकेंड ऑर्बिटल में फर्स्ट कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है देख लेते हैं। इसमें बड़ी गर्मी, सीताराम सीताराम। सेकेंड ऑर्बिटल में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, कहाँ गया, ये है हमारा सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड ऑर्बिटल में फर्स्ट कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है 0.602, और मल्टीप्लाई बाई सेकेंड कार्बन एटम में हमारा सेकेंड ऑर्बिटल में सेकेंड कार्बन एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारा, दैट इज 0.37। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आता है ये P12 आता है हमारा 0.896 के करीब आता है ये वाली वैल्यू। P12 जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये कितनी वैल्यू आ जाती है 0.896। इसी तरीके से यदि आप P23 के लिए कैलकुलेट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड तो वो वैल्यू देगा आपको 0.448। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो गया, हमारा चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो गया। अब हम जो है यदि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, एनर्जी लेवल्स की, तो हमारे केवल किस में इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये दो, एक तो इसमें गया है एक इसमें गया है, और ये जो है हमारे ये खाली हैं, ये नहीं भरे हैं, ये 2 इसमें गए हैं और 2
इसमें गए हैं, और इसकी हमारी वैल्यू थी अल्फ़ा प्लस 1.618 बीटा थी, और इसकी थी अल्फ़ा प्लस 0.618 बीटा थी। ये था हमारा। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो जिस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हैं वो उसकी एनर्जी हो जाती है। तो हमें कैसे करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 1.618 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 0.618, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, लगभग 4 अल्फ़ा प्लस 4.178, कुछ इस तरीके की वैल्यू आती है जो हम देख के बता देते हैं इसमें आपको। ये जो वैल्यू आ गई हमारे 4 अल्फ़ा, ये बीटा भी तो है ना, ये बीटा भी है, सॉरी बीटा, और ये तो 4 अल्फ़ा प्लस हमारा रहता है 4.48 बीटा, 4.48 बीटा। ये हमारी जो है पाई इसकी एनर्जी आ जाती है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी आ जाती है। ये क्या है, हमारी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। दिस इज टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अब हमारा यदि बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो ये हमारी बॉन्डिंग के बाद है, और इसमें से हम यदि हमारे अलग अलग 4 इलेक्ट्रॉन पे कितनी थी एनर्जी, 4 अल्फ़ा, तो ये हमारी कितनी हो गई 4.48 बीटा। ये चूंकि नेगेटिव है इसलिए हमारा ये जो ब्यूटाडीन है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है नेगेटिव में है, बीटा इज नेगेटिव, तो दिस कम्स 4.48 वैल्यू आती है, मतलब नेगेटिव में आती है, दिस वैल्यू इज इन नेगेटिव। इट मीन्स ये जो है हमारा नेचर में मिलता है और एक स्टेबल कंपाउंड है ब्यूटाडीन कंपाउंड। तो इस तरीके से हम ये ब्यूटाडीन की एनर्जी वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 2 और मॉलिक्यूल बचे हैं वो हम डिस्कस करें।